प्रिय व्यूअर्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम आज का सवाल नामक सीरीज़ में प्रतिदिन एक प्रश्न का व्याख्या सहित अध्ययन करते हैं। सामान्यतः हम ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं या भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम पिछले सप्ताह में किए सभी प्रश्नों पर नज़र डालेंगे, परंतु यदि आप इन प्रश्नों को व्याख्या सही देखना चाहते हैं तो दी एडू ऐप यूट्यूब चैनल की आज का सवाल नामक प्लेलिस्ट में जाएं और प्रश्न को देख लें। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डील करेंगे। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को ध्यान से देखना। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इवन कई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे भी गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्य निम्नलिखित के निर्वाचन में भाग लेते हैं। पहला, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में। दूसरा, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। तीसरा, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक और दो दोनों, केवल दो और तीन दोनों, केवल एक और तीन दोनों, या फिर एक दो और तीन तीनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते। तो करते कौन है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डाला जाता है, चाहे वो मनोनीत किए हुए हों या फिर निर्वाचित हों, सभी सदस्य वोट डालते हैं। इसलिए दूसरा कथन गलत है, पहला और तीसरा कथन सही है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रश्न को व्याख्या सही देखना चाहते हैं तो दिया वीडियो आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। आज का सवाल नामक प्लेलिस्ट में इस प्रश्न को खोजकर आप इस प्रश्न को व्याख्या सही देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न साइंस से संबंधित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका की ही विशेषता है। दूसरा, लाइसोसोम कोशिकाओं के लिए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया केवल जंतु कोशिकाओं के लिए ही ऊर्जागृही के रूप में कार्य करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? और आपके ऑप्शंस हैं केवल एक और दो दोनों, केवल दो और तीन दोनों, केवल एक और तीन दोनों, या फिर एक दो और तीन तीनों। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि पहला और तीसरा कथन सही है। जंतु कोशिकाओं में केवल और केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के ठीक ऊपर कोशिका भित्ति होती है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है, क्योंकि जब लाइसोसोम फटते हैं तो इनसे कुछ एंजाइम निकलते हैं। वो एंजाइम पूरी कोशिका को पाचित कर जाते हैं। और प्रोटीन का संश्लेषण बेसिकली लाइसोसोम द्वारा नहीं किया जाता, राइबोसोम द्वारा किया जाता है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। और माइटोकॉन्ड्रिया से पूरी कोशिका को ऊर्जा मिलती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृही के नाम से भी जाना जाता है। जंतु कोशिकाओं में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से पोल्ट्री से रिलेटेड है। प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। दूसरा, वह लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तीसरा, वह लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग नहीं ले सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक और दो दोनों, केवल दो और तीन दोनों, केवल एक और तीन दोनों, या फिर एक दो और तीन तीनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, यानी कि कैग, ये लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है, इसलिए तीसरा कथन गलत है। तीसरे कथन में बोला गया भाग नहीं ले सकता, भाग ले सकता है, तीसरा कथन गलत हो गया। पहले कथन में बोला गया है लोक लेखा निधि का विभाग होता है, कैग बिल्कुल सही है। और लोक लेखा निधि का या फिर लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक बोला जाता है कैग को, इसलिए पहला और दूसरा कथन सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। दूसरा, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तीसरा, संविधान सभा में सभी समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शंस हैं केवल एक और दो दोनों, केवल दो और तीन दोनों, केवल एक और तीन दोनों, या फिर एक दो और तीन तीनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है।
दूसरा और तीसरा कथन सही है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ राइट। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। और उद्देश्य प्रस्ताव है जो, ये बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसको तीसरी बैठक में प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को हुई थी जो, और इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल का आधार बनता है। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के साथ भारतीय संविधान सभा ने अपना काम करना शुरू किया था। भारतीय संविधान सभा ने अपने काम के लिए कुछ समितियां बनाई थी। उन समितियों के आधार पर उन्होंने अपना काम करना शुरू किया था। संविधान सभा में सभी समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व था, चाहे वो ब्रिटिश प्रांत के सदस्य हों या फिर देशी रियासतें हों, मुस्लिम लीग के सदस्य हों, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं हों, सभी सदस्य इसमें शामिल थे, सभी का प्रतिनिधित्व शामिल था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फिर से पॉलिटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। दूसरा, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि केवल पहला कथन सही है। मतदान के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 326 में किया गया है, यानी कि मतदान का अधिकार हमारे संविधान द्वारा दिया गया है, इसलिए इसको संवैधानिक अधिकार बोला जाता है। 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष नहीं की गई थी, बल्कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। आपको याद रखना है, 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, ना कि 25 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। पहला कथन सही है यहाँ पर, दूसरा गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हिस्ट्री से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न है, बन्नी हट्टी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह युद्ध 4 दक्षिण राज्यों के संघ तथा विजयनगर के मध्य हुआ। दूसरा, इस युद्ध के समय राम राय विजयनगर का राजा था। तीसरा, इस युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शंस हैं केवल एक और दो दोनों, केवल 2 और 3 दोनों, केवल 1 और 3 दोनों, या फिर 1, 2 और 3 तीनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों कथन सही हैं। बन्नी हट्टी के युद्ध को तालीकोटा का युद्ध भी बोला जाता है, क्योंकि ये तालीकोटा के पास हुआ था, और इसको राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी बोला जाता है। आपको इन तीनों कथनों को याद रखना है कि बन्नी हट्टी का युद्ध विजयनगर साम्राज्य तथा दक्षिण भारत के 4 राज्यों के बीच हुआ था। इस युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का राजा था राम राय, और इसमें विजयनगर की हार हो गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पॉलिटी से रिलेटेड है। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का जन्मजात नागरिक होना चाहिए। दूसरा, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2 दोनों, केवल 2 और 3 दोनों, केवल 1 और 3 दोनों, या फिर 1, 2 और 3 तीनों। इसका सही जवाब, बेसिकली यहाँ पर गलत कथन बताने हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है। हमें गलत कथन बताने की गलत कौन कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों के तीनों कथन गलत है। पहला इसलिए गलत है, अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है तो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ है, अगर वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ना कि 30 वर्ष, इसलिए दूसरा कथन गलत है। उसे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए, केवल लोकसभा का, राज्यसभा का सदस्य बनने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये प्रश्न सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।